जब वो नींद निकाल रहे थे उन्होंने साइड आँख से ऐसा देखा, उनके एकदम मतलब साइड में से पानी से कुछ निकल रहा है। उन्होंने जब देखा ऐसे मुंडी हिला मतलब ऐसे सिर ऐसे करके उन्होंने जब देखा, एक 3 या 3.5 फीट का एक मतलब एंटिटी, एकदम ब्लैक शैडो टाइप, एक ह्यूमन फिगर, टाइगर का जो गुर्राने का जो आवाज़ है ना, वैसा उनके मुंह से निकला। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले तहे दिल से शुक्रिया देना चाहूँगा। यूट्यूब पर हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। इंस्टाग्राम पे हमारे 5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हो चुके हैं और आपका जो रिस्पांस हमारी वीडियोस पे होता है, जो कमेंट्स हमारी वीडियोस पे होते हैं, उसे देखकर मेरा दिल वैसे ही भर आता है। मैं कोशिश करता हूँ कि जितने ज़्यादा रियल इंसिडेंट मेरे पास आए उनमें से जितने ज़्यादा हो सके मैं कवर कर पाऊँ। इसीलिए मैंने हफ्ते में 4 वीडियोज़ निकाली हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि उसे टेक्स्ट फॉर्मेट में ना लिखकर उसे रिकॉर्ड करके भेज दीजिए ताकि मैं ट्रैवल करते टाइम उसे सुन पाऊँ। शुरू से ही इस चैनल को बनाने का मेरा जो मोटिव रहा था वो ये था कि इंसान जो गलतियाँ करता है, जिनके साथ ब्लैक मैजिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जिनके साथ ये ऊपरी हवा वाली एक्टिविटीज़ होती हैं, मैं दुनिया के सामने उन्हें लेके आऊँ ताकि मेरे सब्सक्राइबर और फॉलोअर उनसे कुछ ना कुछ सीख ले। किसी की गलती और किसी की सीख। जो लोग ब्लैक मैजिक की वजह से पछता रहे हैं, जिनका कोई भी लेना देना किसी चीज़ से नहीं है, जस्ट उनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, उसका सॉल्यूशन देने के लिए हम कैसे न कैसे आगे बढ़ के मदद करने की कोशिश करते हैं। अभी जो हमारे पास अनसॉल्व केसेस आते हैं, मैंने उन्हें भी अपने चैनल पर रखना शुरू किया है। आप जैसे कमेंट सेक्शन में मदद करते हैं मेहंदीपुर बालाजी के बारे में बताकर या अलग अलग जगह के बारे में बताकर, कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई हरियाणा से एक्टिविटी होती है या फिर बंगाल से एक्टिविटी होती है या उड़ीसा से एक्टिविटी होती है, तो नियर बाय अगर कोई धाम हो या ऐसी कोई जगह हो जहाँ पर उनका सॉल्यूशन मिल सकता है तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये मेरी आपसे तहे दिल से एक रिक्वेस्ट होगी कि सॉल्यूशन देने पर काम करते हैं। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें सुष्मिता ने बताया। सुष्मिता जो कि फिलहाल अभी एक टीचर हैं। ये इंसिडेंट उनके साथ 20 साल पहले हुआ था जब वो सिर्फ 9 साल की थी। सुष्मिता आसाम की रहने वाली हैं। जॉइंट फैमिली के साथ रहा करती थी जब उनके घर में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से पूरा घर बर्बाद होते होते रह गया। ये इंसिडेंट आसाम का है। आसाम, जहां पर पहले ही ब्लैक मैजिक की बहुत सारी एक्टिविटीज़ के बारे में आपने सुना होगा। एक गांव है आसाम में जिसका नाम है मायोंग। कहते हैं वहां पर शुरू से ही जादूगरी की कलाएं और काला जादू बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लेकिन आसाम में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो शायद हमने कभी सुनी नहीं थी। हमने हर किसी के पूर्वज पितर के बारे में सुना है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि अर्बन लेजेंड्स भी होते हैं? आपने मुंह नोचवा के बारे में सुना होगा या फिर आपने और भी बहुत सारे अर्बन लेजेंड के बारे में सुना होगा। एक टाइम पर हमने काले बंदर के बारे में सुना था, चुटिया काट के ले जाने वाली चुड़ैल या फिर प्याज रोटी मांगने वाली चुड़ैल के बारे में भी हमने सुना था। ऐसा ही एक इंसिडेंट मैं आपके सामने लेके आया हूँ जिसे सुष्मिता ने हमारे सामने हाईलाइट किया है। सुष्मिता ने बताया कि बात है 2004 की, एग्जैक्टली आज से 20 साल पहले की, जब वो 9 साल की हुआ करती थी। आसाम में अपनी पूरी की पूरी जॉइंट फैमिली के साथ वो रहती थी। उनके ताऊ जी, चाचा जी, दादा दादी सब बहुत ही खुशहाल परिवार में रहा करते थे। परिवार में प्यार बहुत ज़्यादा था। उनके खेत खलियान बहुत सारे हुआ करते थे। लेकिन एक ही दिक्कत थी जो सुष्मिता ने हाईलाइट की कि उनके खेत जो थे वो नदी के पास थे। तो नदी का जब पानी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था तो वो पानी सारा का सारा खेत में आ जाया करता था, जिनसे उनकी दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। लेकिन वहाँ पर भी वो जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शंस निकाला करती थी और वो ऑप्शंस थे कि आसाम के लोग जो थे, जब नदी का पानी खेत में आ जाया करता था तो वो वहाँ पर एक नेट लगा दिया करते थे जिससे पानी के साथ जो मछलियाँ आया करती थी वो उससे अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। हालांकि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन फिर भी कैसे न कैसे वो लोग सर्वाइव कर लिया करते थे। जॉइंट फैमिली हुआ करती थी तो लोगों का सपोर्ट एक दूसरों को हमेशा ही मिला करता था। सुष्मिता के पिताजी शुरू से ही गवर्नमेंट विभाग में थे, जहां पर सरकारी विभाग में होने के कारण उन्हें बहुत सारी सुख सुविधाएं मिला करती थी। लेकिन सुष्मिता ने बताया कि एक टाइम ऐसा आया था जब उनके पापा को इलेक्शन की ड्यूटी की वजह से बार बार बाहर जाना पड़ता था आसाम से।
और वहीं पे उनके घर में एक ऐसी सिचुएशन हो गई जहां पर सबको लेने के देने पड़ गए। सुष्मिता ने बताया बात है 2004 की, जब अचानक से दोबारा नदी का पानी उनके खेतों में आ गया था। तो उनके चाचा को ये ड्यूटी मिली थी कि वो दिन में उस नेट को फैला के आ जाएंगे खेतों में और रात को उस नेट को अपने साथ लेके आ जाएंगे, क्योंकि उस नेट के चोरी होने का डर बहुत ज़्यादा हुआ करता था। अक्सर ये सारे खेतों में दुर्घटना वहाँ पर हुआ करती थी जहाँ पर नेट को रात को चुरा लिया जाता था और नदी का पानी अचानक से ही खेतों में आ जाता था। लेकिन जितना ज़्यादा पानी आता था उसी के साथ उतनी ज़्यादा मछलियाँ भी आती थी, तो ज़्यादातर पैसा वहीं से निकाला जाता था। अब रात की बात है जब 10:30-11 बज रहे थे और उनके चाचा हाथ में एक टॉर्च और कुल्हाड़ी को लेकर निकलते हैं खेत में से उस नेट को निकालने के लिए। लेकिन उन्हें क्या पता था आज रात उनके लिए इतनी ज़्यादा काली और भारी पड़ने वाली है। सुष्मिता ने बताया कि अक्षय सर, वो रात पूर्णिमा की रात थी जब चांद पूरा निकला था और अपने पूरे आगोश में था। रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि एक एक तिनका वहाँ पर नज़र आ रहा था। उनके चाचा अपने हाथ में टॉर्च और कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ते हैं खेत की ओर। जब वो धीरे धीरे खेत की ओर बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि पानी का स्तर बहुत ज़्यादा और है। उनके एक हाथ में टॉर्च और कुल्हाड़ी होती है, दूसरे हाथ से वो नेट निकालने की कोशिश करते हैं। सुष्मिता ने बताया उनका जो खेत था वो रास्ते से चलकर थोड़ा सा नीचे ढलान की तरफ आता था। उनके खेत के बगल में एक बहुत ही बड़ा इमली का पेड़ था। जब उनके चाचा वहाँ पर पहुँचे और नेट निकालने की कोशिश कर रहे थे तब उनकी नज़र पड़ती है उस इमली के पेड़ पर, जिसके बगल में कोई एक एंटिटी खड़ी थी। एक एंटिटी जिसकी हाइट 3 से 3.5 फीट रही होगी और वो अचानक से देखते देखते पानी में जैसे एकदम से उनके चाचा के सामने छप करके सीधा गिर जाती है। पहले तो उनके चाचा बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन उन्हें याद आता है कि इस नेट को मुझे किसी भी हालत में लेके जाना होगा। कहीं ये नेट अगर चोरी हो गया या अगर किसी ने ये सब कुछ चोरी की प्लानिंग के हिसाब से किया हो तो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश की और कैसे न कैसे नेट को खींचने लगे। जब देखा कि उसमें मछलियाँ बहुत सारी अटकी हुई हैं तो उन्हें पता था कि मेरा दम आज बहुत ज़्यादा लगने वाला है इस नेट को निकालने के लिए। लेकिन मन है ना, मन जो कहता है कि कुछ ना कुछ तो गलत है यहाँ पर। उनके चाचा कैसे न कैसे जब नेट को खींच रहे थे बार बार दिमाग में आ रहा था इस कुल्हाड़ी को नीचे रख दे, टॉर्च को नीचे रख दे। लेकिन एक तरफ बोलते ना कि दिमाग में डर बैठा होता है कि कहीं मैं इस कुल्हाड़ी को नीचे रखूँ और मेरे साथ कोई हादसा ना हो जाए। चाचा जी कुल्हाड़ी रखने के लिए नीचे झुकते ही हैं तभी उन्हें ऐसा लगता है जैसे पानी में एकदम से पानी में से कोई चीज़ उठकर बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। चाचा जी समझ गए थे कि ये शायद कोई पैरानॉर्मल एंटिटी है जो आज उन पर हावी होने वाली है। सुष्मिता के चाचा जी अचानक से पलटते हैं, अपने हाथ में कुल्हाड़ी और टॉर्च उठाते हैं और खेत से घर की ओर चलना शुरू कर देते हैं। जब अचानक उन्हें पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आती है। जब सुष्मिता के चाचा जी वापस आ रहे थे और 2 कदम आगे बढ़ाते थे तो पीछे से ऐसी आवाज़ आती थी जैसे कोई बहुत भारी कदम एकदम से पानी में कदम रखते हुए उनकी तरफ आ रहे हैं। कुछ ही दूरी पे उन्हें अपना घर नज़र आता है, लेकिन पीछे वो आवाज़ें कंटिन्यू छप छप करके उनके पीछे आ रही होती हैं। वो कैसे न कैसे अपने पूर्वज और पितरों को याद करते करते घर की ओर बढ़ते हैं। जब देखते हैं कि वो घर की बाउंड्री में आ गए हैं तब वो आवाज़ें अचानक से बंद हो गई हैं। उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कोई चीज़ उनका पीछा कर रही थी, लेकिन शायद अब वो उनसे दूर हो चुकी है। वो अपने घर के पीछे बने ट्यूबवेल के पास जाते हैं, अपने हाथ पैर धोते हैं और चुपचाप आके अपने घर में गेट नॉक करते हैं। जब चाची जी उठ के आती हैं 3 से 4 मिनट बाद, गेट खुलने पर उनके चाचा जी अंदर जाके सो जाते हैं। अब बात रही होगी करीबन 3:30 से 3 के बीच में, जब सुष्मिता और उनके पूरे परिवार को किसी औरत के चिल्लाने की बहुत ज़ोरों से आवाज़ आती है। इतनी तेज़ आवाज़ सुष्मिता ने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुनी थी। अचानक से आवाज़ आने पर सारे के सारे चौकन्ना होकर उठते हैं, एकदम से उछल के उठते हैं कि घर में अचानक से हुआ क्या है, कौन चिल्ला रहा है। तो वो सारे के सारे घूम के एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो सबको अनुमान हो गया था कि ये आवाज़ और किसी की नहीं है, चाची जी की आवाज़ है जो कि दूसरे कमरे में सो रही हैं। वो सब धीरे धीरे करके उनके कमरे के बाहर जाते हैं और नॉक करते हैं। तो चाचा जी गेट खोलते हैं और चाचा जी की जो हालत होती है उसे देखकर घर वाले बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। चाचा जी की आंखें इतनी बड़ी हो चुकी थी, पूरी लाल थी, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। सारे के सारे जितने भी मेंबर्स थे घर के, वो घर में जैसे ही दाखिल करते हैं चाचा जी के कमरे में, वो देखते हैं कि चाची जी जिनके पूरे बाल खुल चुके हैं, हाथ पैर तिलमिला रहे हैं, पैर अकड़ रखे हैं, पेट ऊपर आ चुका है और अचानक से वो अपने आप को बिस्तर पे दे दे के मार रही हैं जैसे उनके अंदर कोई अजीब सी एंटिटी ने पोजेशन कर लिया है। ये चीज़ें वो अपने आंखों के आगे देख ही रहे थे। तब तक जो दादी जी थी वो चाचा से पूछती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, और चाचा जी बोलते हैं मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, तो मैं
10:30-11 बजे खेत से वापस आया था, मैं सो गया था, उसके बाद अपने आप ये सब कुछ हो रहा है। तो ये सब कुछ दादी जी ने अपनी आंखों से देखा और उन्हें उनके पूर्वजों की बातें याद आई जो उन्होंने बताई थी कि अगर ऐसा पोजेशन किसी के शरीर में आता है तो सबसे पहले उसके शरीर पर लोहा लगाना चाहिए। उनकी दादी जी किचन में जाती है और वहाँ से एक बड़ा वाला खुकरी चक्कू लेके आती है जो वो लोग नारियल काटने के लिए यूज़ किया करते थे। उस खुकरी को वो चाची जी की बॉडी पे लगाती है और वहाँ पे ऐसा मौत का दृश्य देखने को मिलता है जिसको देखने के बाद सारे घर वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। चाची जी जो थी, जो अभी तक तिलमिला रही थी, वो दादी और पूरे परिवार को देखकर गंदी गंदी गालियाँ देने लगती है। चाची जी के मुंह से शेर के दहाड़ने की इतनी जोर की आवाज़ निकलती है कि वहाँ पर जो बच्चे खड़े थे वो इतने ज़्यादा डर गए थे कि उनका पैंट में टॉयलेट तक निकल गया था। सुस्मिता थोड़ी बड़ी थी और उनके भाई छोटे थे, तो उनको वापस कमरे में भेज दिया गया उनके पापा के पास। लेकिन वहाँ पर यह दृश्य देखकर सब बहुत ज़्यादा डर गए थे। दादी जी ने चाचा जी को बोला कि फटाफट से जो गाँव के पास तांत्रिक रहते हैं उन्हें अपने साथ लेके आओ, यहाँ पर ठीक कुछ भी नहीं होने वाला अपने आप से। जब चाचा जी वहाँ से साइकिल उठाकर उस तांत्रिक को लेने जाते हैं तो सुस्मिता अपने आँख से जो देखने वाली थी, भगवान न करे वो कभी आप देखो। चाची जी वहाँ पर जो थी बिस्तर के ऊपर, वो अचानक से दादी के हाथ से उस चक्कू को लकड़ी की साइड से पकड़कर लेती हैं और अपने हाथ पर चीरा मारना शुरू कर देती हैं और गिनती करती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और चाची जी की जो आवाज़ थी वो हर काटने पर लड़की, बच्चा, बुजुर्ग, जानवर जैसे आवाज़ बदल रही थी। और इसको देखकर दादी बहुत ज़्यादा डर गई थी और सुस्मिता वहीं पर खड़ी थी। किसी ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि सुस्मिता 9 साल की थी, उसे अपने कमरे में भेज देना चाहिए था। लेकिन सुस्मिता अभी तक उनकी दिमाग में, ये मेमोरी में एक एक चीज़ बसी हुई है कि उन्होंने वहाँ पर क्या क्या देखा था। उनकी दादी चिल्लाकर पूछती है कि कौन है तू, इस बच्ची के शरीर में क्या कर रहा है। अचानक से जो चाची जी थी उनके मुंह से शेर के दहाड़ने की आवाज़ आती है दोबारा और वो दादी को देख के बोलती है कि इस औरत को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये औरत मुझे बहुत ज़्यादा भा गई है, मुझे ये औरत चाहिए। दादी जी पूछती है तू है कौन और तू कहाँ से आया और हमारे घर में आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। उसके बाद वो जो चाकू था बहुत बड़ा, उसे वो चाची जी के मुंह पे लगाता है। चाची अपने हाथ से मुंह पे लगा के यहाँ से लेके यहाँ तक कट मारती है, जहाँ पर सुस्मिता देखकर इस चीज़ को रोने लग जाती है। तब उनकी दादी को ख्याल आता है कि सुस्मिता अभी उस रूम में खड़ी है और जितने भी रिश्तेदार हैं वो सब ये चीज़ें देख रहे हैं। सुबह 3:30 से 4 का वक्त था जब सारे बहुत बुरी तरीके से दहले हुए थे कि अब क्या करना सही रहेगा। ये सब कुछ चल ही रहा था जब दादी जी ने अपने पितरों को याद करना शुरू करा, अपने परिवार के बड़े बुजुर्ग जो गुजर गए थे उनको याद करना शुरू किया। तो अचानक से चाची जी के बॉडी में से अजीब सी आवाज़ आती है, कर लो याद, जिसको याद करना है कर लो, मैं भी देखता हूँ कि इस औरत को आज कौन मुझसे बचाएगा। सब बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से डर गए थे और सबके दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि चाचा जी कब उस तांत्रिक को लेकर अपने साथ आएंगे। मुश्किल से आधा पौना 1 घंटा बीता था और चाची जी थोड़ा शांत हुई थी जब सारे रिश्तेदारों ने कोशिश करके उनके हाथ पैर जो बिस्तर था उससे बांध दिए थे। चाची जी जो थी अजीब अजीब से मंत्र पढ़ रही थी अपने मन में, जैसे कोई अजीब सी काले जादू की प्रक्रिया चल रही हो। और उन्होंने अपना पूरा शरीर हवा में उठा के धम 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 करके दे के मारना शुरू कर दिया था। जब दादी ने बोला कि अब इसके सामने कोई भी नहीं रहेगा, सिर्फ मैं रहूँगी, सारे यहाँ से चले जाओ। दादी जी का ये मानना था कि अगर मेरे पूरे परिवार के ऊपर कोई चीज़ आने वाली है तो वो सबसे पहले मेरी बलि लेगी, फिर कुछ होगा। उनके दादाजी बाहर बैठकर अपनी जो आसाम की पूजा पाठ थे वो छोटा मोटा कर रहे थे जिससे कैसे न कैसे परिवार संभले। लेकिन दादाजी जहाँ पर इतना बिजी थे, दादी जी ने सोच लिया था कि शायद उनका अंतिम वक्त आ गया है। जब वो चाची जी के पास पहुँचती हैं और बोलती हैं कि मेरे परिवार को छोड़ दे और मुझे ले जा। सुस्मिता ये सब कुछ दरवाजे के बाहर से देख रही थी जब उनकी दादी ये बोल रही थी और सुस्मिता अचानक से भाग के आती है दादी की तरफ। जब वो जो चाची जी थी वो एक तरफ का धागा छुड़ाकर सुस्मिता को पकड़ लेती है। सुस्मिता को पकड़ने के बाद ये बोलती है कि या तो इस औरत को दे दे या इस बच्ची को दे दे। उसकी दादी हाथ पैर जोड़कर वहाँ पर बैठ गई और बोलती है मुझे ले जा पर मेरे बच्चों को छोड़ दें। यहाँ पर एक ऐसा ट्विस्ट एंड टर्न आता है जिसको सुनकर आप ये चीज़ समझेंगे कि स्पिरिचुअल इंसान की कितनी ज़्यादा अहमियत होती है। एग्जैक्ट 1-1.5 घंटे बाद जो तांत्रिक था वो उनके गांव की बाउंड्री में घुसता है। जब अचानक से चाची जी तिलबिलाना शुरू कर देती है, वो आ गया, आज मेरा मुकाबला होगा उस तांत्रिक से। वो तांत्रिक मुझे शरीर से निकालने के लिए आ रहा है और मैं आज उसे जान से मार दूंगा।
उनकी दादी समझ जाती है कि तांत्रिक जो थे, वहाँ के जो विद्वान तांत्रिक थे, वो वहाँ पर आ चुके हैं गांव की बाउंड्री के अंदर। जो चाची जी थी वो सुष्मिता को फेंक के दे के मारती है, जो दरवाजे के पास गिरती है, और चाची जी जो दादी थी उनके बाल पकड़ के बोलती है एक तरफ गाल पे जीव रगड़ के कि आज तेरी बलि या तांत्रिक की बलि। कैसे न कैसे दादी को वो जो तांत्रिक है वो वहाँ पर पहुँचता है और छुड़वाता है अपने मंत्रों से, और तांत्रिक उसके सामने बैठते हैं। सबसे पहले चाची को देखते हैं और चाची को देखकर बोलते हैं बाघ है ना तू। तांत्रिक के बोलने पर सारे हैरान हो जाते हैं। आसाम के जितने भी लोग थे वो बाघ के बारे में जानते हैं। एक्चुअल में बाघ है क्या, मैं उस पर बाद में आऊँगा, लेकिन अभी जो हुआ वो हम सुनते हैं। तांत्रिक के वहाँ पहुँचने पर जब दादी को उन्होंने छुड़वाया तो अचानक से एक स्टेटमेंट आती है बाघ है ना तू। और जैसे चाची जी के अंदर जो एंटिटी थी उस चीज़ को पता चल गया था कि इन्होंने देखकर ही मुझे बता दिया कि मैं कौन हूँ, और किसी एंटिटी के बारे में अगर पता चल जाए तो आप उसे शरीर से इजीली निकाल सकते हैं। कैसे ना कैसे वहाँ पर पूजा पाठ चली, विधि विधान चला 2 से 3 घंटे, जब अचानक से चाची जी थोड़ी देर में बेहोश हो जाती हैं। तांत्रिक जो थे वो बोलते हैं कि आपका काम हो चुका है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तांत्रिक वहाँ से चले जाते हैं और सब इतने हैरान थे कि यहाँ पर 1.5 घंटे से इतना सब कुछ जो चल रहा था वो तांत्रिक के आने पर मुश्किल से आधे 1 घंटे में सॉल्व हो गया था। जो चाची जी थी वो 1 घंटे बाद सोकर उठती हैं और वो पानी पीती हैं, और पानी पीने के बाद उनसे पूछा जाता है कि क्या हुआ था। तो चाची को कुछ याद ही नहीं था, बस वो देखती है कि हाथ पे कट लगे हुए हैं बहुत गहरे, मुंह पे अजीब से जैसे कट लगे हुए हैं यहाँ से यहाँ तक जो उन्होंने मारे थे, लेकिन उनकी दवाई पट्टी शुरू हो गई थी। तो जो दादी जी थी वो चाची के पास बैठती और बोलती है कि अब मुझे बता तू आखिरी वक्त कहाँ गई थी। तो चाची जी दादी को बताती है कि जब उनके हस्बैंड खेत से आ गए थे तो रात के 3 साढ़े 3 बजे उनको बाहर से गिरने की कोई आवाज़ आई थी, जैसे कोई भारी चीज़ पेड़ से गिरी हो। तो उन्हें भी टॉयलेट जाना था, तो वो बाहर निकलती है, टॉयलेट करने जा रही थी, जब पूर्णिमा की रात थी और उनके ऊपर से कोई चीज़ उड़ कर गई थी। इस तरीके से उड़ कर गई कि चाची जी को लगा या तो शायद कोई उल्लू होगा या चमगादड़ होगा, और उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। जब वो वापस आके लेटी तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा उनकी छाती पर आके बैठ गया, और अचानक से वो बेहोश हो गई। उनके बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं था। और सुष्मिता ने बताया कि 2-3 दिन बीत गए अक्षय सर, तो दादी ने जो चाचा थे उन्हें बोला कि तूने अभी तक तांत्रिक जी को कोई भेंट नहीं दी है, उनको कम से कम कुछ भेंट दे के आ जा और उनसे पता कर कि हुआ क्या था। तो जो चाचा जी थे वो तांत्रिक के पास जाते हैं और तांत्रिक से पूछते हैं कि क्या था ये, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो तांत्रिक ने बताया कि उस रात खेत से जब तुम वापस आ रहे थे तो उस एंटिटी ने तुम्हारा पीछा करा, वो तुम्हारे ऊपर भारी नहीं हो पाई क्योंकि तुमने जनेऊ धारण कर रखा था, तुम एक ब्राह्मण हो, तो वो एंटिटी तुम पर हावी नहीं हो पाई। लेकिन जब तुम अपनी घर की बाउंड्री में गए तो तुम्हारे घर के आगे पीछे जितने भी पेड़ हैं वो उनके ऊपर जाकर बैठ गया था, और तुम्हारी जो वाइफ थी उसने उसकी एक्टिविटी को सुन लिया, और जब वो बाहर गई जो भी वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के लिए, तो वो तुम्हारी वाइफ के ऊपर हावी हो गया। जब वो अपने कमरे में आई तो उसको उसने जो है पोजेस कर लिया था। तो उसके बाद जो भी एक्टिविटी की वो आसाम के एक अर्बन लेजेंड ने की थी जिसका नाम था बाघ। बाघ एक ऐसी एंटिटी है जो कि पानी में रहना पसंद करता है और मछलियों को खाकर अपना गुजारा करता है। वो पोजेस भी कर लेता है और कभी कभी डेड बॉडीज़ को भी खा लेता है, कभी कभी इंसान को भी खा लेता है अगर वो जिंदा पकड़ लेता है। तो बाघ जो आसाम में है आज भी माना जाता है कि एक ऐसी पैरानॉर्मल एंटिटी है जिसको देखना मनुष्य माना जाता है, जिसकी हाइट 3 से 3.5 फीट होती है और वो पानी के अंदर रहता है और वो कभी भी पानी के बाहर निकलकर आप पर झपट्टा मार सकता है, जिसकी वजह से आपकी लगे हाथ मौत हो सकती है। तो तांत्रिक ने बताया कि वो जो बाघ था उसने तुम्हारा पीछा किया था, तुम बच गए लेकिन तुम्हारी वाइफ को पोजेस कर लिया था। तो तांत्रिक ने बोला ऐसे 50 बाघ को मैं पहले भी शरीर में से निकाल चुका हूँ। तो इनका पूरा एक ग्रुप है, जब इनको पता चलता है मैं उस बाउंड्री में आ गया हूँ इन्हें निकालने के लिए, तो ये तिलमिला जाते हैं, वरना शायद तुम्हारी दादी या तुम्हारी बीवी में से या फिर उस लड़की जो सुष्मिता थी उसमें से तीनों में से कोई एक जना मर सकता था। तांत्रिक को बहुत ज़्यादा शुक्रिया किया जाता है इस चीज़ के लिए, उन्हें भेंट दी जाती है जो कि हालांकि वो एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि उनकी सिद्धि पूर्वज काम है, तो वो उस चीज़ को अपने हाथों में लेके चलते हैं। सुष्मिता ने बताया कि वो टीचिंग प्रोफाइल में है और वो बहुत अच्छा कर रही हैं, घर में सब कुछ सही है, लेकिन कुछ मार्क्स उनके चाची के चेहरे पर रह गए हैं जो कि बुजुर्ग होने के बाद अब भी बहुत क्लियर दिखते हैं। हाथों पे भी निशान है। और सुष्मिता ने बोला कि अक्षय सर मेरे लिए तो जो सबसे हैरानी वाली बात थी कि जो एक एक कट पे उनके मुंह से अलग अलग आवाज़ निकल रही थी, तो मैंने इस चीज़ को क्लियर भी किया सुष्मिता कि ये कोई छलावा तो नहीं था। तो उन्होंने बताया नहीं, आसाम में एक एंटिटी होती है बाघ जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, जो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मछुआरों को ऑलरेडी मार चुकी है। इसमें तो कोई मॉरल ऑफ द स्टोरी और कंक्लूजन दोनों ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये पता चलता है कि अगर आप भगवान के हवाले हो, जैसे चाचा जी ने जनेऊ धारण किया हुआ था और वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे, तो
शायद आपको भी अपने घर के नियर बाय जाके एक बार पंडित जी से कोई धागा या फिर कोई ऐसा रक्षा कवच ले लेना चाहिए जो शायद आपको इन चीज़ों से बचा सके, ताकि आपके ऊपर कोई चीज़ ना आए और आप भी थोड़ा सा भगवान को पूजिए, थोड़ा सा वक्त निकाल कर भगवान की पूजा पाठ कीजिए, ताकि आप भी थोड़ा सा सेफ रह पाएँ। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, खासकर उन लोगों के साथ जो रात को ट्रैवल करते हैं अकेले रोड पे और ऐसी जगह से निकल के आते हैं, ताकि ऐसी एंटिटीज से थोड़ा बच के रहें। और जो अभी तक प्यार आप दे रहे हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब के, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अभी हमने 1 लाख सब्सक्राइबर टच किए हैं, अभी हमें मिलियन तक जाना है। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मुझे दिख रहा है कि हम बहुत ही जल्दी आगे बढ़ेंगे। कोशिश करूँगा मैं कि कुछ ऐसे अनसॉल्व केसेस भी लेके आऊँ और कुछ ऐसी चीज़ें भी लेके आऊँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिले, क्योंकि मैं चाहूँगा कि जितना ज़्यादा आप सीखें उतना ज़्यादा सेफ़ रहें, क्योंकि आज जितना आप सेफ़ रहेंगे कल को आप उतना दूसरों को बता पाएंगे। हमारे चैनल का थोड़ा सा प्रचार कर दें। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि जाने से पहले अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मैं अक्षय वशिष्ठ 4 दिन वीडियो लेके आता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ आप लोगों का कि मुझे 1 लाख तक आपने पहुँचाया। इंस्टाग्राम पे आप इतना प्यार दे रहे हैं, यूट्यूब पे आप इतना प्यार दे रहे हैं। बस यह रिक्वेस्ट होगी कि नेक्स्ट वीडियो आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। वो एंटिटी चाचा जी के ऊपर नहीं बैठ सका, लेकिन उनको फॉलो करते करते वो एंटिटी हमारे घर तक आ गया। और घर तक आकर वो चीज़ उस हमारे जो ट्यूबवेल पे जब चाचा जी ने हाथ मुँह धोया था, उस ट्यूबवेल के एकदम पास में ही एक कथाल का पेड़ है, उस कथाल के पेड़ में आकर वो एंटिटी बैठ गया था।